Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science. I welcome you all in my online social science class. Dear students, today in this video, I will discuss the motions of the Earth, lesson number 3, class 6th, Geography. इसके पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने मोशंस ऑफ द अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस किया था। उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आज हम फिर से इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आने वाले टॉपिक्स हैं, उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमने डिस्कस किया था कि मोशंस ऑफ द अर्थ में तो हमने आपको बताया था कि अर्थ में दो टाइप की मोशंस होती हैं, जिसमें पहला है रोटेशन है, दूसरा रेवोल्यूशन है। अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ द मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है, जिसको हम घूर्णन कहते हैं। तो रोटेशन जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसे हम इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। व्हेन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। क्लियर। तो रोटेशन जो है ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक। और एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेवोल्यूशन क्या होता है। तो अर्थ का सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। इस फिगर में हमें समझ में आ जाएगा कि रेवोल्यूशन और रोटेशन क्या है। देखिए यहाँ पे सन है और अर्थ सन के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में, ये जो आपको लाइन दिख रही है ऑर्बिट है, जिसको रास्ता कहा जाता है। जितनी भी प्लैनेट्स हैं आपके, वो सभी एक फिक्स ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो अर्थ भी एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और इस मोमेंट को क्या कहेंगे, हम रेवोल्यूशन कहेंगे। टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स। अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं रोटेशन क्या है। ये आपका क्या है, ये एक्सिस। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। जबकि इस फिगर में देखिए आप, सेंटर में सन है और अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो 66.5 डिग्री का। यहाँ पे आप देखिए, ये ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस, और इसके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन है वो 66.5 डिग्री का, 66 डिग्री 30 मिनट जिसको कहा जाता है। हाफ डिग्री को हम 30 मिनट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। ये दिस इज ऑर्बिटल प्लेन इन डॉटेड लाइंस एंड दिस इज एक्सिस, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 66.5 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना है इस चीज़ को। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। अ प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन। क्लियर। फिर डे एंड नाइट पे हमने डिस्कस किया था कि डे और नाइट किस कारण से होते हैं। तो डे और नाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। डे और नाइट किस कारण से होते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण से होते हैं। अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। यदि हम अर्थ इसकी शेप की बात करें तो स्फेरिकल शेप होने के कारण से हाफ पार्ट ही सनलाइट को रिसीव करता है और हाफ पार्ट में डार्कनेस रहती है। जैसे इस फिगर में देखिए, अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप में है और जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा, द पार्ट फेसिंग द फेस ऑफ द सन receive the sunlight and
एक्सपीरियंस द डे। जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा वहाँ पे लाइट आएगी और वहाँ पे डे होगा, और जो पार्ट सन से दूर होगा, ठीक है, वो क्या कहे, वहाँ पे डार्कनेस होगी, वहाँ पे क्या होगी, लाइट नहीं होगी, वहाँ पे नाइट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द अर्थ रिसीव्स light from the sun due to the spherical shape of the earth. Only half of its get light from the sun at time. The portion facing the sun experiences day, while other half away from the sun experiences nights. Okay, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डे है, यहाँ पे नाइट है, लेकिन जैसे ही रोटेशन हमें होता रहता है सन अर्थ में, और रोटेशन के कारण से ये पार्ट जहाँ पे पहले क्या है नाइट है, ये पार्ट इधर आएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डे हो जाएगा, और ये पार्ट इधर जाएगा, यहाँ पे नाइट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन में द सर्किल व्हिच डिवाइड्स द डे एंड नाइट कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, या द सर्किल व्हिच डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्किल डे को नाइट से अलग करती है, डिवाइड करती है, उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। जहाँ पे मेरी ये देखिए, ये पॉइंटर है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, क्योंकि ये डे और नाइट को अलग कर रही है। क्लियर। दिस इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर हमने डिस्कस किया था कि यदि अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा। तो यदि अर्थ रोटेट ना करे तो द हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव कंटिन्यूअस लाइट and experience continuous day, and other half of the earth will remain dark and experience continuous night. तो इससे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यदि अर्थ रोटेट ना करे तो अर्थ का एक हिस्सा हमेशा वहाँ पे लाइट रहेगी, वहाँ पे हमेशा डे रहेगा, और दूसरे हिस्से में हमेशा क्या होगा, वहाँ पे नाइट होगा। तो जिस हिस्से में लाइट आएगी, जहाँ पे डे होगा, वहाँ पे हमेशा गर्मी रहेगी, क्योंकि वो हमेशा गर्म रहेगा, और जिस हिस्से में लाइट नहीं होगी वहाँ पे हमेशा नाइट होगा, और वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा, फ्रीजिंग कोल्ड होगा। इससे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी और लाइफ बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगी। फिर हम बात कर रहे हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे आएंगे। तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को अब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग कितने लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन एक्चुअल जो टाइम है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 6 आवर्स। तो इन दिस वे अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. Clear? यहाँ पे आप देखिए, the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365 days 5 hours 48 minutes 46 seconds, approximately 365 days 6 hours to revolve around the sun. Due to the revolution of the earth, the seasons takes place. ठीक, the year is usually divided into the summer, winter, spring and autumn seasons, and all these seasons take place due to the revolution of the earth. इस जितने भी सीजन्स हैं, जिसमें समर सीजन है, विंटर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, ऑटम सीजन है, ये सभी सीजन्स किसके कारण से होते हैं, रेवोल्यूशन के कारण से होते हैं। यदि अर्थ रिवॉल्व न करे तो ये डिफरेंट सीजन्स नहीं होंगे। ठीक, और ये सीजन्स किस कारण से होते हैं और सीजन चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ की पोजीशन सन के चारों तरफ चेंज होती रहती है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, और जब इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है घूमते हुए, तब ये डिफरेंट सीजन्स होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। इस 6 आवर्स को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, हम 365 डेज ही कहते हैं। 6 आवर्स को हम अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ देते हैं, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 6 आवर्स को हमें काउंट करना ही पड़ेगा। तो इस 6 आवर्स को हर 4 साल पे, ठीक है, काउंट कर लिया जाता है, और ये 6 आवर्स 4 साल पे 24 घंटे बन जाते हैं। यदि आप 6 आवर्स को काउंट करें तो पहले साल 6, दूसरे साल 6, तीसरे साल 6, चौथा साल 6,
24 घंटे बन गए। 6 + 6 + 6 + 6 24 आवर्स, और 24 आवर्स मीन्स 1 डे। तो हर 4 साल पे एक दिन बन जाता है, जिसको हम फरवरी के मंथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि फरवरी के मंथ में नंबर ऑफ डेज़ क्या हैं, बहुत ही कम है, 28 डेज़ ही हैं। तो इस प्रकार से हर 4 साल पे फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और ईयर में भी एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हर 4 साल पे जो ईयर्स होंगे उनमें जो नंबर ऑफ डेज होंगे 366 होंगे। तो ईयर हैविंग द 366 डेज इज कॉल्ड द लीप ईयर। क्लियर? तो लीप ईयर को पहचानने का एक तरीका और भी है कि जो ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाए उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2016 लीप ईयर था, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब लीप ईयर कब है? 2020 है, क्योंकि 2017, 2018, 2019 और 2020। तो 2017 का हमने जोड़ लिया 6 घंटा, 2018 का 6 घंटा जोड़ा, 2019 का 6 घंटा और 2020 का 6 घंटा। तो इस प्रकार हमारे 4 ईयर्स में 6 घंटे जो थे वो जोड़ लिए गए, जो कि 24 आवर्स बन गए। और इस 24 आवर्स को हमने किस में जोड़ दिया? 2020 में जोड़ दिया। तो 2020 का जो लीप है वो लीप ईयर है, और इसमें फरवरी का जो मंथ है उसमें 29 डेज़ हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के अंतराल पे। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, thus every 4th year February is of 29 days instead 28 days. Clear? Such a year with 366 days is called the leap year. Now the summer solstice क्या होता है? Winter solstice important topic है। सन की पोजीशन फिक्स होती है, अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो रेवोल्यूशन के कारण से 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो सन की तरफ झुक जाता है, जिसके कारण से सन की जो लाइट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली फॉल होती है, जिसके कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, और पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है। क्लियर? तो जिसके कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, ठीक, और यहाँ पे समर सोल्स्टिस होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो डेज़ होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होती है। इसका उल्टा जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है, जिसके कारण से वहाँ पे विंटर सोल्स्टिस होता है, और वहाँ पे डेज शॉर्टर होते हैं और नाइट लॉन्गर होती है। क्लियर? तो यहाँ पे इसको समझना बहुत आवश्यक है। सिंस द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन द 21 जून। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो कि वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आ रही है, वहाँ पे गर्मी है, डेज़ लॉन्गर हैं और नाइट शॉर्टर हैं, रातें छोटी होती हैं, दिन बड़ा होता है, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम समर सोल्स्टिस कहेंगे। और इसका उल्टा साउदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है मैक्सिमम, क्योंकि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनलाइट है जून के महीने में, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे विंटर सोल्स्टिस होगा, वहाँ पे डेज क्या होंगे? शॉर्टर होंगे और नाइट्स लॉन्गर होंगे। यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्दर्न, ये आपका ये क्या है? ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस हिस्से में लाइट आ रही है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए सोल्स्टिस 21 एंड 22 जून, सन वर्टिकल एट लैटिट्यूड 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ये है, यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट है, जिसके कारण से इस पूरे हिस्से में क्या होगा? समर सोल्स्टिस होगा, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? विंटर सोल्स्टिस। और ठीक इसका उल्टा क्या होगा? यहाँ पे 22 दिसंबर अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 22 दिसंबर को जो सनलाइट है वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने लगेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने के बाद
साउदर्न हेमिस्फेयर में समर सोलेस्टाइस हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फेयर में डेज लॉन्गर होंगे, नाइट शॉर्टर होंगी, जबकि जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैं वहाँ पे क्या होगा, नाइट लॉन्गर होगी और डेज शॉर्टर होंगी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, विंटर सोलेस्टाइस हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में दिसंबर के महीने में ठंडी होती है, विंटर होता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर सोलेस्टाइस है। और जबकि जून के महीने में क्या होता है, गर्मी होती है, तो जून के महीने में समर सोलेस्टाइस होता है। क्लियर? यहाँ पे विंटर सोलेस्टाइस देखिए, ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट साउथ पोल टिल्ट टूवर्ड्स इट एज सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो 22 दिसंबर को उल्टा हो जाता है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट पड़ने लगी, जिसके कारण से पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर गर्म हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सोलेस्टाइस हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलेस्टाइस। साउदर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्गर होंगे, नाइट शॉर्टर होंगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज शॉर्टर होंगे और नाइट्स लॉन्गर होंगी। और ठीक उसका उल्टा 21 जून को हो जाता है। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट पड़ने लगती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है और वहाँ पे समर सोलेस्टाइस हो जाता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलेस्टाइस हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, देयरफॉर इट्स समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विद द लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रिवर्स हो जाता है। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सनलाइट होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल होती है। सनलाइट इन दोनों ही डेट्स में 21 मार्च और 23 सितंबर को सनलाइट इक्वेटर पे पड़ती है, जिसके कारण से ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, ना ही साउदर्न हेमिस्फीयर, बल्कि दोनों ही हेमिस्फीयर में ठीक है इक्वल सनलाइट होते हैं, जिसके कारण से इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं दोनों ही हेमिस्फीयर में, जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक, एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल्स डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो कोई भी पार्ट ना नॉर्दर्न पोल ना साउदर्न पोल सन की तरफ टिल्ट होता है। इस समय इक्वेटर पे सनलाइट आती है, इक्वेटर पे सनलाइट आने के कारण से दोनों ही हेमिस्फीयर में क्या होता है, डेज और नाइट्स क्या होता है, इक्वल होता है। ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्गर होगा, ना ही साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ना ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट शॉर्टर होगा, ना ही साउदर्न हेमिस्फीयर। दोनों ही हेमिस्फीयर में डे और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो इक्वल होती है। 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जबकि इसका अपोजिट हो जाता है। 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हमारे यहाँ 20 सितंबर में ठीक है ऑटम सीजन आ जाता है, जबकि मार्च के महीने में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। क्लियर? और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। जब हमारे यहाँ ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग हो जाएगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा तब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, ऑटम हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों ही 21 मार्च और 23 सितंबर को लाइट जो होती है, सन लाइट जो होती है वो डायरेक्टली किस पे फॉल होती है, इक्वेटर पे होती है। तो जिसके कारण से डेज और नाइट्स की जो ड्यूरेशन होती है वो इक्वल होती है। क्लियर? ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स है। ठीक, क्योंकि इक्वेटर पे लाइट पड़ती है। इक्वेटर पे लाइट पड़ने के कारण से क्या है, डेज और नाइट्स की ड्यूरेशन क्या है, इक्वल होती है। ठीक, 21 जून को सोलेस्टाइस होता है और 22 दिसंबर को सोलेस्टाइस होता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ती है और 22 दिसंबर को लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समर सोलेस्टाइस और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलेस्टाइस। और जब लाइट
22 ऑफ दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लोकेशन कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब इक्वेटर के साउथ में। तब साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा? समर सोलेस्टाइस हो जाएगा, और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोलेस्टाइस। तो इन दोनों ही डेट्स को आपको याद रखना है। 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फेयर में समर सोलेस्टाइस और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोलेस्टाइस, और 21 ऑफ जून को नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में समर सोलेस्टाइस और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोलेस्टाइस। 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वेटर पे लाइट पड़ रही है, और इक्वेटर पे लाइट पड़ने के कारण से डेज़ और नाइट्स की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती है, वो बराबर होती है। ठीक, रात बड़ी या छोटी नहीं होती है। तो इस प्रकार से इक्विनॉक्स इसको कहा जाता है। और इसी रेवोल्यूशन के कारण से डिफरेंट सीजन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन, इस डिफरेंट सीजन है इसी रेवोल्यूशन के कारण से होते हैं, जो सन के चारों तरफ अर्थ जब रिवॉल्व करती है। क्लियर? तो आई थिंक दैट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक बार फिर पोजीशन आपको दिखा देता हूँ। 21 ऑफ मार्च को सन नॉर्थ पोल किधर टिल्ट हो जाता है? सन की तरफ, मतलब 21 ऑफ जून। 21 ऑफ मार्च के बाद 21 ऑफ जून आया, मतलब नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे सन अर्थ की पोजीशन चेंज हुई। 21 ऑफ जून से क्या आ गया? 23 ऑफ सितंबर आ गया, मतलब फिर से इक्वेटर पे लाइट पड़ने लगी, दिन और रात बराबर हो गया। अब फिर सितंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। 23 ऑफ सितंबर के बाद धीरे धीरे सन अर्थ की पोजीशन चेंज हुई अर्थ के रिस्पेक्ट में, और 22 दिसंबर को लाइट किस पे पड़ने लगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इस कारण से डिफरेंट सीजन्स इसी रेवोल्यूशन के कारण से होता है। तो आपको क्लियर हो गया है? कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप मुझे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस पोस्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।